हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु सांगवान। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई शानदार जानदार क्लास में, जिसमें आज हम 11th ऑफ नवंबर 2019 शिफ्ट 2 के डिसिप्लिन 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने डिसिप्लिन 1 2 3 ऑलरेडी कवर कर लिया, प्लस 11th ऑफ नवंबर 2019 की शिफ्ट 1 पूरी कंप्लीट कर ली है। होप्स अभी तक आपने सारी वो क्लासेस देख ली होंगी और बहुत चीजें अच्छी आपको देखने को मिल रही होंगी। एक मेरी विनती आप सभी से है, क्लास देखते ही प्लीज कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी आपको मुझे बताया करो। बस एक वही मेरे लिए टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट है, बाकी बस चल रहा है सब कुछ काम, समझ रहे हो। तो हम स्टार्ट करते हैं डिसिप्लिन 4 के क्वेश्चन नंबर 1 से। लो जी, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका एक शिक्षक को निभानी है? व्यवहारात्मक की भूमिका, प्रक्रियात्मक भूमिका। तो इनमें से कौन से रोल टीचर को निभाने? बेसिकली जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें हिंदी में ही आया था, तो इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया। थोड़ा सा जो इंग्लिश की लैंग्वेज, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग शुड बी प्लेड बाय टीचर। बेसिकली कौन सा रोल टीचर को निभाना चाहिए? बिहेवियरल और प्रोसीजरल। अब याद करो, पिछली जो 11th ऑफ नवंबर शिफ्ट 1 थी उसमें मैंने आपको टीचर जो टीचर के रोल है वो 4 रोल बताए थे। उसको आप याद कर सकते हो किससे? अब याद करवा दूंगा, ठीक है, चारों याद करवा दूंगा। बिप्पा से याद कर सकते हो, बिप्पा। ठीक है, बाकी मैं अब याद करवा दूंगा, चिंता मत करो। मैं आपको लेके चलता हूँ पहले उस पेज पे, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। पेज नंबर 46 पे मैं आपको लेके चलता हूँ। खुल जा मेरे भाई। लो जी, ये किया था ना, टीचर्स के रोल 4 मेन रोल होते हैं: इफेक्टिव, प्रोसीजरल, बिहेवियरल और इंटरेक्टिव। आप इसको कैसे याद कर सकते हो? इसका देखो, ए है, इसका पी है, इसका बी है और इसका आई है। तो बी से बिहेवियरल, आई से इंटरेक्टिव, पी से प्रोसीजरल और ए से इफेक्टिव। तो बी आई पी ए, बिप्पा से आप याद कर सकते हो क्या? टीचर के 4 रोल्स। ठीक है, तो बी आई पी ए, बाकी इसको मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में कवर करवा दिया था, तो यहाँ पे बी भी है और पी भी है। और इसके अलावा बी आई इंटरेक्टिव बच गया और ए इफेक्टिव भी बच गया, तो इसके क्या देंगे? बोथ 1 एंड 2 इज द राइट उत्तर। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। वट वेरियस टास्क द लिसनर कंप्लीटेड वाइल लिसनिंग। श्रवण करते समय श्रोता कौन कौन से विभिन्न कार्य पूरे करते हैं? इसको भी हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। लिसन एंड एक्ट, सुनते हैं तथा क्रिया करते हैं, सुनते हैं तथा चित्र बनाते हैं, फिर रंग भरते हैं। ये भी इस जो ब्रिटिश काउंसिल की किताब है, बाकी मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में वो कवर करवा दिया था, यहीं से उठाया गया है। लो जी देख लो। लिसनिंग कहाँ गया? हाँ, लिसनर कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क वाइल दे आर लिसनिंग। तो लिसन एंड रिपीट, सुनते हैं और रिपीट करते हैं। लिसन एंड डिस्क्रिमिनेट, पता कर जाते हैं कि भाई कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उससे अब बच्चों को समझ आ जाएगा। दूसरा इज लिसन एंड परफॉर्म एक्शंस। तो यही पॉइंट यहाँ पूछा गया है। ये असल में ही क्या है, ये जो ऑफिशियल आंसर है, जो ऑफिशियल पेपर है, उसमें ये पॉइंट आया होगा, लिसन एंड परफॉर्म एक्शंस। अब उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ हिंदी में, तो उसकी वजह से सुनते हैं तथा क्रिया करते हैं। अब क्योंकि इनके पास ऑफिशियल आंसर की हिंदी में लैंग्वेज आई, तो उन्होंने कन्वर्ट किया, तो लिसन एंड एक्ट बन गया। बाकी ऑलमोस्ट जो लैंग्वेज है फिर मतलब वो सेम है। ठीक है, पॉइंट इसके, इससे कोई दिक्कत तो नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लिसन एंड परफॉर्म एक्शंस, लिसन एंड ड्रॉ कलर। तो यही पूछा हुआ है, लिसन एंड ड्रॉ। यहाँ पेंट है तो वहाँ कलर, असल में आपको कलर ही मिलेगा। जो ऑफिशियल पेपर था उधर कलर ही मिलता, वो कन्वर्जन की वजह से यहाँ पे गलती हो गई है। उसके बाद लिसन एंड लेबल, लिसन एंड गैस, लिसन एंड प्रिडिक्ट, और मतलब सारे ऑब्वियस है ना। लिसन एंड मैच, लिसन एंड सीक्वेंस, लिसन एंड क्लासिफाई, लिसन एंड ट्रांसफॉर्म इन्फॉर्मेशन, सारे लाइक कॉमन पॉइंट्स। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको याद ना रहे। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इसके दोनों आ जाएंगे, बोथ 1 एंड 2। पर देख लो आप, डिसिप्लिन 4 बोथ 1 एंड 2। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश मार देता हूँ। चलो जी, आगे क्वेश्चन चलते हैं हम। लो देखो, हिंदी में पढ़ना पहले। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस की शिक्षण अधिगम पद्धति के रूप में परियोजना पद्धति के गुण है? तो परियोजना पद्धति के गुण बताने हैं। अनुभव वास्तविक जीवन पर आधारित है तथा इसलिए शिक्षार्थियों के साथ अधिक समय तक रहता है। बिल्कुल ठीक बात है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग मिलती है। दूसरा इज परियोजना, मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट मेथड के बारे में बात करी गई यहाँ पे, है ना। यह प्रकृति में प्रजातंत्रवादी तथा विज्ञान संबंधी है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, डेमोक्रेटिक है और साइंटिफिक इन नेचर है। बिल्कुल ठीक बात है। यह तरीका चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन सीखने को प्रोत्साहित वातावरण प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। अच्छा, यही जो प्रोजेक्ट मेथड की जो ये पॉइंट्स है, मैंने आपको पिछली क्लास में दिखा दिए थे, वहीं से उठाए गए हैं 505 में से।
और इसमें ऐसा कुछ दिखाने वाला भी नहीं है। तो थोड़ा सा इंग्लिश में गलती होगी, मैंने बताया ना कि हिंदी से कन्वर्ट किया गया है। बाकी हम इसमें देखते हैं डिसिप्लिन 4 क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें इंग्लिश में शायद सही दिया हो, हाँ इसमें सही दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग लर्निंग मेथड्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। तो सारे के सारे हैं, तीनों के तीनों हैं। कोई दिक्कत? कोई भी किसी को दिक्कत नहीं है किसी की किसी भी बात की। 1 2 एंड 3 पॉइंट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन लेटर्स और साउंड। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण अक्षर और ध्वनियों पर आधारित है? तो ध्वनि मतलब आवाज, आवाज मतलब फोनिक्स। तो इसमें तो इससे आसान क्वेश्चन तो कोई हो नहीं सकता। लैंग्वेज एक्सपीरियंस अप्रोच, इसका मतलब पता नहीं क्या है। होल सेंटेंस रीडिंग लुक एंड से, कुछ है इनका मतलब नहीं। जो अप्रोच लेटर और साउंड में, देखो ये ना ए की आवाज ए, ब की, बी की आवाज ब, ये फोनिक्स चीज होते हैं। यही हमें बच्चों को पहले सिखाने होते हैं, हम ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं। ठीक है। व्हाट डज इट मीन टू रीड टाइम फ्रॉम रीडिंग अ वॉच फेस। समय बताने के लिए घड़ी के चेहरे को पढ़ने से क्या मतलब है? तो क्या मतलब है भाई? बहुत आसान मतलब है, एक बार देख लेते हैं। शब्दों के लिखित रूप और उनके अर्थ को पहचानना। भाई घड़ी में ऐसा कौन सा आपको शब्दों का लिखित रूप मिल जाएगा नंबरों के अलावा? शब्द तो नहीं है, नंबर्स होंगे। उनके अर्थ को पहचानना कोई पहला पॉइंट का तो क्या नहीं। दूसरा, समय बताने की गणितीय अवधारणा को फिर से लागू करना। इसको मैं थोड़ा बताऊंगा, चिंता मत करना। थर्ड इज शब्दों को पहचानना सीखना तथा जो शब्द तुकबंदी करते हैं का मेल करना। इसमें कुछ है शब्दों का? जब आप कोई घड़ी देख के टाइम बता रहे, इसमें कुछ है? नहीं है। डी इज टू रीड सेंटेंसेस इन हाई वॉल्यूम इज टू यूज प्रॉपर टेंशन एंड राइम। उचित तनाव तथा लय का प्रयोग करके वाक्यों को ऊंची आवाज में पढ़ना। इससे क्या हो जाएगा? कौन सा वाक्य पढ़ोगे आप? वॉच फेस को देख के, घड़ी के चेहरे को देख के कौन सा वाक्य पढ़ो? कोई भी नहीं। तो बिल्कुल ठीक है पहला पॉइंट। री अप्लाइंग मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ टाइम। अब प्रॉब्लम इज कि जो ऑफिशियल पेपर है उसमें उन्होंने इंग्लिश उठाया होगा। अब जो ऑफिशियल आंसर किया वही जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर वो हिंदी में आया। अब वो हिंदी में आया, पहली बात। अब इसमें हुआ क्या, इस क्वेश्चन में सुनना हुआ क्या? जहां से उन्होंने उठाया डीसीबी वालों ने, जो ऑफिशियल पेपर था, वहां उन्होंने इंग्लिश में किया। अब जो उन्होंने इंग्लिश की ट्रांसलेशन करी वो पहली हिंदी में गलत होगी। जो ऑफिशियल पेपर में ट्रांसलेशन थी हिंदी की वो गलत होगी, जो कि ये है समय बताने के लिए गणितीय अवधारणा को फिर से लागू करना, जो कि गलत है। अब गलत होगी ऑलरेडी। अब ऑफिशियल आंसर की आई जो जो हिंदी में ही आई, अब उसको इन्होंने इंग्लिश में वापस कन्वर्ट किया, तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत हो गया। बाकी ना इससे आप समझ जाओगे कि टाइम रीड करना है तो कहीं ना कहीं मैथमेटिकल कंसेप्ट का ही एप्लीकेशन होगा। ठीक है। इसको भी हम ऑलरेडी पिछली क्लास में मैं वैसे करवा चुका हूं, बाकी एक बार देख लो पेज नंबर 42 पे ये करवाए थे। रीडिंग वर्ड्स फ्रॉम प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, ये वाला करवाया था ना पिछली क्लास में, है ना? तो उसी में ये तो करवाया था। रीडिंग टू रिकंस्ट्रक्ट टेक्स्ट एज अ प्रॉम्प्ट फॉर स्पीकिंग, जिसमें ये था रीडिंग अ क्लॉक फेस टू टेल द टाइम। रीडिंग अ क्लॉक फेस टू टेल टाइम, असल में ये था टू री इनफोर्स मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ टेलिंग द टाइम। असली पेपर में यही ऑप्शन था, टू री इनफोर्स मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ टेलिंग द टाइम। मतलब कि समय बताने की गणितीय अवधारणाओं पर पुनर्बलन देना। यहां क्या बन गया? से लागू करना। ये ऑफिशियल आंसर की स्टेटमेंट है, समझ पा रहे हो? तो अब देख लो इसका इनफोर्स का क्या बन गया। इनफोर्स मैथमेटिकल कंसेप्ट्स ऑफ टेलिंग द टाइम का ऑफिशियल आंसर की में क्या बन गया है? समय बताने गणितीय अवधारणाओं को फिर से लागू करना। कोई मतलब बैठ रहा है इस चीज का? अब यहां पे लागू करना आ गया तो इन्होंने कन्वर्ट की तो रीअप्लाइंग बन गया। चलो कोई नहीं, वैसे भी मैंने उत्तर दे दिया इसका। ऐसा ना कोई बड़ा सवाल था नहीं, कोई खतरनाक सवाल था नहीं, बहुत आसान था और ऑप्शंस भी बहुत आसान थे। एनसीएफ के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक चरण में ईवीएस शिक्षण अधिगम के दायरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है? तो ईवीएस के बारे में बताना कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन है ईवीएस के शिक्षण अधिगम की वास्तव थोड़ा पहले हिंदी वाले पढ़ा रहा हूँ फिर इंग्लिश पढ़ाऊंगा क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी यहाँ पे गलत लिखी हुई है। ईवीएस के शिक्षण अधिगम की वास्तविक जुड़ाव के माध्यम से बच्चों की वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ अंतःक्रिया दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर विचार के रूप में कल्पना की जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। ईवीएस के बच्चों की उनके पर्यावरण के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ानी होती है। बिल्कुल ठीक बात है। ईवीएस का उद्देश्य छात्र की
को वास्तविक जीवन की दुनिया, प्राकृतिक और सामाजिक जिसमें वे रहते हैं, उसे उजागर करना है। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 आप यही देखोगे, EVS interaction with EVS interaction with children's real life situation is conceived as a consideration of day to daily activities की जो हम EVS में पढ़ते हैं वो हमारे डे टू डेली एक्टिविटीज रियल एंगेजमेंट या फिर रियल लाइफ में काम आता है। बिल्कुल ठीक बात है। जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है वो बच्चे की अपने एनवायरमेंट से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस को बढ़ाती है। बिल्कुल ठीक बात है। और ईवीएस का एम है बच्चों को रियल लाइफ वर्ल्ड या फिर नेचुरल या फिर सोशल वर्ल्ड से रूबरू करवाना, एक्सपोज करवाना। तो ठीक है भाई, तीनों ऑप्शन इसके ठीक है, इसमें से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी ने इसका उत्तर दे दिया होगा और मुझे भी लगता नहीं किसी ने कोई इसमें गलती करी भी होगी। what areas of listening are stressed upon while making an observation sheet? देखो अब ना ये क्वेश्चन आपको लगेगा यार ये ऑब्जर्वेशन शीट क्या है क्या नहीं, ये तो हमने पढ़ी ही नहीं। बट ना काफी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ओनली बेस्ड ऑन, देखो क्वेश्चन तो वो उसने पूछ लिया बट ना कभी कभी वो ऑप्शन इतने टुच्चे आपको दे देगा, इतने गंदे ऑप्शन दे देगा जिसकी वजह से आप आसानी से उत्तर निकाल पाओ। What areas of listening are stressed upon while making observation sheet? Observation sheet is basically, अगर आप थोड़ा सा समझ भी पाओ, वैसे आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, बाकी भी दिखाऊंगा, चिंता मत करो उसका। अगर आप ऑब्जर्वेशन शीट वैसे ही समझना चाहो तो ऑब्जर्वेशन शीट क्या होगी, असेसमेंट के लिए काम आएगी। तो लिसनिंग की आपको असेसमेंट करनी है, तो क्या आप उस इन चारों में से कौन सी चीज चेक करोगे? पहला क्या आप ये चेक करोगे कहानी को जोर से पढ़ने के दौरान एक छात्र का हाथ कैसे रखा है, तो हाथ की मूवमेंट चेक नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कक्षा की भाषा का उपयोग, यूज ऑफ क्लासरूम लैंग्वेज, ये लिसनिंग में नहीं करेंगे वो कैसा बोल रहा है। ये अगर इसका असेसमेंट लेना हो तो हम स्पीकिंग की ऑब्जर्वेशन शीट में डालेंगे कि वो लैंग्वेज कैसी इस्तेमाल कर रहा है। टू प्रोनाउंस वाइजली, प्रोनाउंसिएशन किसके अंदर आएगी, किसके अंदर आएगी, स्पीकिंग के अंदर। तो ये पहला पॉइंट तो हटा ही दो। दूसरा और तीसरा स्पीकिंग का है। तीसरा है टू प्रूव द मीनिंग, अर्थ को साबित करना, मीनिंग को इन्फर करना, इन्फर करना मीनिंग को बताना कि भाई जो आपने सुना है उसका मतलब बता दो। तो लिसनिंग टास्क की तो हो गया, समझ पा रहे हो। अगर मैंने बोला ही इज गोइंग एंड ही विल, नहीं रोहन इज गोइंग देन ही विल बी गोइंग टू मार्केट, बताओ भाई इसका मतलब क्या है। अगर जिसने ढंग से सुना होगा वही बता पाएगा। तो वही है टू प्रूव द मीनिंग। असल में यहाँ पे टू प्रूव द मीनिंग नहीं था, ऑफिशियल आंसर, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये जो है क्वेश्चन है वो ऑफिशियल आंसर की में हिंदी में आया, तो ये असल में इधर ये लैंग्वेज यूज नहीं करी गई थी ऑफिशियल पेपर में। यहाँ पे था इन मीनिंग इन्फर या फिर इन्फर दी मीनिंग, मैं आपको दिखा दूंगा। अर्थ को साबित करना, बिल्कुल ठीक बात है। तो डी ऑप्शन, देखो इसमें ना ऐसा कोई सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, वो तो मैं आपको सोर्स दिखाऊंगा, ठीक है, अलग बात है। बट ऐसा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई सोर्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी पड़ी हमें। अच्छा बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 167। यार पेज नंबर लिखना भूल गया इसका, रुको एक बार। लो भाई ऑब्जर्वेशन शीट देखो, रुक जाओ एक बार। देखो ऑब्जर्वेशन शीट बेसिकली वही है नंबर देने के लिए बच्चों को, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके बेसिस पर, ठीक है। उसका आपको कोई चक्कर नहीं है। मेन इज ये देखो आप, लिसनिंग में कौन कौन से टास्क होते हैं, बहुत ईजी है, इसमें से लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बेस्ड ऑन आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग आप समझ जाओगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। शोज ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग व्हेन अ स्टोरी इज रीड अलाउड, कोई बच्चा क्लास में पढ़ रहा है तो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपके आसपास 10 तरह की आवाज आ रही है बट अभी फिलहाल आप मेरी आवाज सुन रहे हो, तो लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। प्रिडिक्ट व्हाट कम्स नेक्स्ट, बिल्कुल ठीक बात है। प्रिडिक्ट करना, अनुमान लगाना आगे क्या आने वाला है। कैसे प्रिडिक्ट करोगे भाई, चोर भागता गया भागता गया, भागते भागते थक गया, पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, अब बताओ क्या होगा। इन्फर मीनिंग, वही यही सेम ऑप्शन आया है असली पेपर में। इन्फर मीनिंग, मीनिंग को निकालना है फिर मीनिंग को बताना। यूज ऑडियो विजुअल क्लूज एज एड्स टू मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चीज का मतलब समझ नहीं आया तो आप ऑडियो विजुअल क्लूज का इस्तेमाल कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट, रिकॉग्नाइज वर्ड्स इन कंटेक्स्ट। वर्ड्स इन कंटेक्स्ट का मतलब कि जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो, जो चीज जिसके बारे में हम सुन रहे हो, उसी के चीज के हिसाब से उस वर्ड का मीनिंग निकालना। जैसे आपको पता है ना कई वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है, समझ पा रहे हो। फॉलो इंस्ट्रक्शन, सुन के इंस्ट्रक्शन फॉलो, प्लीज स्टैंड अप, क्या बोलते हैं, क्लोज द डोर, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। अंडरस्टैंड क्लासरूम लैंग्वेज, तो देख पा रहे हो आप सारा ही लिसनिंग से रिलेटेड ही है, तो इसमें ना सच कोई लिखने की चीज आपकी नहीं है। स्पीकिंग का देख लो, इसमें भी कुछ याद अलग से याद करने की या फिर लिखने की जरूरत नहीं होगी, सारा स्पीकिंग से मिला जुला मामला है। पार्टिसिपेट इन स्टोरी टेलिंग सेशन बाय रिपीटिंग की वोकैबुलरी एंड फ्रेजेस, तो स्टोरी
जो स्टोरी टेलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोनाउंस इंटेलिजिबली, मतलब ढंग से प्रोनाउंस करना, ढंग से बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में प्रोनाउंस करना, बिल्कुल ठीक बात है। पार्टिसिपेट इन ओरल एक्टिविटीज एंड ट्राइज टू यूज न्यू लैंग्वेज, तो ओरल एक्टिविटीज में पार्ट लेना। यूज कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज, समझ गए आप। यूज क्लासरूम लैंग्वेज, क्लासरूम में लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। रीडिंग और लिसनिंग इज ऑलमोस्ट सेम, रीडिंग एंड लिसनिंग इज ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि दोनों ही किस पे है, ग्रहण करने पे। और स्पीकिंग और राइटिंग दोनों किस पे है, प्रोड्यूस करने पर, है ना। रीडिंग वही है, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग आपको दिखानी है, जो भी चीज आपने पढ़ी है। रीड करोगे आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए, आप इसमें अनुमान लगाओगे कि आगे क्या आने वाला है, इसका भी आप मीनिंग को इन्फर करोगे। आप कंटेक्चुअल क्लूज का इस्तेमाल कर सकते हो, किस वर्ड का किस कंटेक्स्ट में कैसा इस्तेमाल हो वो पता कर सकते हो। सिंपल इंस्ट्रक्शन, कौन से इंस्ट्रक्शन, रिटन इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हो। मैच सिंपल डायलॉग्स विद कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल स्पीच बबल दे देंगे, थोड़ा सा इस बच्चे की शक्ल बिगड़ी हुई है, ऊपर बबल दे देंगे तो ये क्या कह रहा होगा, तो मैच करना है ना। तो रीडिंग में आसान है, कोई दिक्कत नहीं, रीडिंग में ऑलमोस्ट सेम है लिसनिंग और रीडिंग वाला। राइटिंग में लिखने वाला, कॉपीज वर्ड्स एंड लेबल पिक्चर्स, समझ आ गया भाई। यूज अ रिटन मॉडल टू क्रिएट ओन सिंपल टेक्स्ट, खुद का एक टेक्स्ट बना लिया। रिकॉग्नाइज राइम्स एंड जॉइन राइमिंग सेंटेंसेस, जॉइन करने वाला आ गया। बस इसका ध्यान रखना, ये शायद आप कहीं ना कहीं रीडिंग में ना लगाया हो, बस ठीक है, इसका ध्यान रखना। रिकॉग्नाइज राइम्स एंड जॉइन राइमिंग सेंटेंसेस, तो जॉइन आ गया तो उसको याद रखना राइटिंग में। कंप्लीट चार्ट्स विद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस यहीं से सवाल उठाया गया, यहाँ पे असल मीनिंग, यहाँ पे आएगा इनफर मीनिंग। पॉइंट इज क्लियर। अब बोलोगे सर इनफर मीनिंग तो रीडिंग में भी, बट सिर्फ भाई लिसनिंग की बात करी गई, लिसनिंग में कौन कौन सी आ सकती है, तो ये तो आएगा ही लिसनिंग में। पॉइंट इज क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द टूल्स ऑफ ट्रेड, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार का या फिर के उपकरण हो सकता है, फिर हो सकते हैं। पेपर डॉल, पपेट्स एंड पिक्चर कार्ड्स, तो पेपर डॉल भी, पपेट्स भी और पिक्चर कार्ड भी टूल ऑफ ट्रेड, ट्रेड मतलब लेन देन की चीजों, मतलब कि व्यापार आप मान लो, है ना, जिसको आप बेच सकते हो। तो पेपर डॉल को बेच सकते हो, पपेट को, और पिक्चर कार्ड्स को, सबको बेच सकते हो। 1 2 एंड 3। बाकी अगर आपको किसी को सोर्स दिखना नहीं, 505 में लिखा हुआ है, मैं नहीं दिखा रहा, क्योंकि बहुत ईजी चीज है, ऑलरेडी लिखा हुआ है 505 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज फोकस्ड ऑन सॉर्टिंग, छटाई में किस क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन भी ना बहुत आसान है, बेस्ड ऑन ऑप्शंस। मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, ऑप्शन को देख के आप समझ जाओगे। देखो सॉर्ट करना है, मतलब अलग अलग चीजें लगानी है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। टू डेवलप वोकेबलरी, भाई वोकेबलरी डेवलप करने के लिए ही हम सॉर्टिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने 10 आइटम दे दिए इंग्लिश वर्ड्स के, क्या दे दिए, कार, कार, ट्रक, एप्पल, कुकम्बर, कुकम्बर या कुकुम्बर बोल लो, स्पिनिच, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, ट्रेन। अब आपको इन्हें सॉर्ट करना है, कौन से ट्रांसपोर्ट है और कौन से वेजिटेबल्स है और कौन से फ्रूट्स है। तो वोकेबलरी डेवलप करने के लिए काम आती है। लिसन करने के लिए क्या सॉर्टिंग, मतलब लिसनिंग में ऐसा सॉर्टिंग का काम क्या है ये बताओ। सिंगिंग में कोई है नहीं, पेंटिंग में तो इसने ऑप्शन जबरदस्ती क्रिएट कर रखे हैं। समझ गए, समझ गए, कोई दिक्कत। बहुत आसान क्वेश्चन था। और मैं जबकि ना यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जो ये टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे ना काफी सारे बच्चों ने, सिर्फ और सिर्फ 23% बच्चों ने उत्तर दिया। मतलब इसमें सच क्या दिक्कत आ रही है, आप लिसनिंग में किस तरह की सॉर्टिंग करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो लिसनिंग में, या फिर सिंगिंग और ड्राइंग में तो आप पता नहीं क्या करना चाह रहे हो। समझ पा रहे हो इस बात को। तो इसमें यही चीज थी। बाकी ऑलरेडी मेंशन्ड है, ये मैंने आपको पिछले जो PYQ था 11 नवंबर शिफ्ट 1 वाला, उसमें दिखा दिया था। पेज नंबर 47, पेज नंबर, ये दिखाई थी ना मैंने आपको, जिसमें पिछली बार कौन सा आया था, ये कंडक्टिंग अ सर्वे में कौन से स्किल्स इन्वॉल्व है, तो लिसनिंग और स्पीकिंग। और मैंने बताया था ना, इसमें एज कोई ना इतना बड़ा नहीं है जो आपको याद ही करना पड़े, वो बेस्ड ऑन क्वेश्चन आप समझ जाओगे। जैसे हम इसमें समझ गए ना सॉर्टिंग में क्या था, डेवलपिंग वोकेबलरी, वैसे हम समझ जाएंगे। बाकी अगर आप देख लो, लिसनिंग टू अ स्टोरी एंड पार्टिसिपेशन, अगर लिसन आप किसी स्टोरी को सुनोगे, उसमें पार्टिसिपेट करोगे तो लिसनिंग भी होगी, स्पीकिंग, पार्टिसिपेट करोगे तो अब बोलोगे भी तो स्पीकिंग भी होगी। लिसनिंग एंड सीक्वेंसिंग में लिसनिंग ही आएगी। पिक्चर डिक्टेशन में क्या आएगा, लिसनिंग भी और ड्राइंग भी। पिक्चर डिक्टेशन भी होता है कि एप्पल, तो एप्पल की फोटो बनाओ, और कभी कभी क्या होगा, एप्पल दिखा भी देगा और आप बना भी दोगे। बिंगो, लिसनिंग रीडिंग पिक्चर्स ऑन वर्ड्स कार्ड्स, तो इसमें कुछ नहीं करना होता। बिंगो में जैसे
अलग तरह का बिंगो होता है, पिक्चर बाय पिक्चर भी होता है, तो उसमें कभी कई बार आपको पिक्चर या फिर वर्ड कार्ड्स पढ़ने होते हैं कि भाई इसमें ए को हटाओ, बी को हटाओ, जैसे हम खेलते नहीं यार बिंगो, ऐसे ये ग्रिड बना के, है ना, ये 25 का ग्रिड बनाते थे ऐसे करके, 1 2 3 4, फिर एक बंदा बोलता था 5, वो हटा दिया, फिर 2 हटा दिया, फिर वो BING लाइन में बना दिया बिंगो। वैसा ही सेम है इसमें, क्या अगर लिसनिंग एंड रीडिंग पिक्चर्स और वर्ड कार्ड, सॉर्टिंग में आपने देख लिया, डेवलपिंग वोकेबलरी, एक्शन राइम में चैंटिंग। बिल्कुल भाई, अभी देखो इसमें कोई याद करने का है क्या? एक्शन राइम, राइम करोगे, चैंट ही तो करोगे, चैंट मतलब गुनगुनाओगे ना, और क्या करोगे? शॉपिंग लिस्ट में क्या करो खुद ही बताओ? राइटिंग भी होगी आपकी और वोकेबलरी डेवलप होगी, इसमें कुछ अलग बात है नहीं है। मैचिंग कैप्शंस टू पिक्चर, रीडिंग भी होगी, राइटिंग भी होगी। मैच करोगे, रीड भी करोगे, राइट भी करोगे। राइटिंग मेन्यू में क्या, राइटिंग भी होगी, वोकेबलरी डेवलप होगी, रीडिंग भी होगी। सर्वे में स्पीकिंग लिसनिंग भी होगी, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं ना। मैच अ बॉक्स, लिसनिंग स्पीकिंग दोनों होंगी। सॉन्ग, सॉन्ग करोगे तो लिसनिंग और सिंगिंग दोनों होंगी। राइटिंग अ वर्ड में, वर्ड में मैंने आपको बता दिया होता है क्या नहीं होता। राइटिंग भी, डेवलपिंग वोकेबलरी भी। और गेम में रीडिंग और राइटिंग। प्लेइंग अ गेम, टिपिकल टिपिकल कोई गेम होता होगा, उसके अंदर रीडिंग भी होती है, राइटिंग भी होती है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, इसलिए मैंने आपको करवाई नहीं थी। ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये बात मानो, जिसने 11 नवंबर शिफ्ट 1 क्लास ले ली होगी, सिर्फ वही बच्चे इसको अटेम्प्ट करवाएगा, वरना अगर अनटिल कोई तुक्का ना मारे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लैंग्वेज कंटेंट फॉल्स अंडर कल्चरल एक्सपेक्ट, ग्लोबल इश्यूज अंडर साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट। तो यहाँ पे इस कंटेंट को हटा के आप, कंटेंट ठीक है ना? हाँ ठीक है, कंटेंट। और ग्लोबल इश्यूज अंडर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, तो हमने पढ़े थे ना, एस्पेक्ट पढ़े थे, 5 एस्पेक्ट थे, जिसके 9 क्राइटेरिया थे। उन 5 एस्पेक्ट्स में आपने हमने पढ़ा था, लिटरेरी था, साइकोलॉजिकल था, कल्चरल था, कॉग्निटिव था, और एक और था सोशल था, है ना? तो ये 5 पढ़े थे, जिसमें से बैटरी गई क्या, रुको एक बार, जिसमें से पहले 3 लिटरेरी थे, आखिरी के 6 क्या थे, कल्चरल थे, है ना? तो बस वही है, उसी में पूछा है। क्या ग्लोबल इश्यूज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में नहीं आते? भाई ग्लोबल इश्यूज आपको पता होना चाहिए किस कौन से एस्पेक्ट में आएंगे, सोशल एस्पेक्ट में, है ना? बाकी बार मैं दिखा रहा हूँ, शायद मैं खुद ही कंफ्यूज होकर सोशल कल्चरल में, बाकी शायद मैं सही बोल रहा हूँ, चेक कर लेते हैं बाकी। ये देखा था ना? हाँ, तो कल्चरल था, बिल्कुल ठीक है। तो ग्लोबल इश्यूज सोशल एस्पेक्ट में है ना? तो वही आखिरी के जितने भी हैं, आखिरी के 6 वो कल्चरल में हैं। उसके बाद मोटिवेशन, वैल्यूज और ग्लोबल इश्यूज सोशल में है। अब इन सोशल्स के अंदर, अच्छा ये कल्चरल के अंदर भी तो होंगे सारे के सारे, है ना? इस बात का भी ध्यान रखना। और सोशल में है। अब इस सोशल में अगर हम एक चीज और जोड़ दें, जो कि है एजुकेशनल पोटेंशियल, तो ये चारों बन जाएंगे कॉग्निटिव। और जो शुरू के 3 है वो लिंग्विस्टिक है। लिटरेरी डिवाइसेस, कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर, इलस्ट्रेशन, लेआउट, एजुकेशनल पोटेंशियल, और मोटिवेशन किसके अंदर है? साइकोलॉजिकल के अंदर। अब इधर ध्यान से देखो, इधर क्या बोला गया है, लैंग्वेज एंड कंटेंट, अगर आपको ध्यान हो तो लैंग्वेज और कंटेंट बिल्कुल लास्ट में था। लास्ट में कौन कवर कर पा रहा है? देखो एक में ना कहीं आप सोच नहीं पाओगे ऐसा करके ना, ये पहले 3 और 6 करके मैंने आपके दिमाग में माइंड मैप बना दिया है, तो आपको पता है कि आखिरी को कवर कौन करेगा, आखिरी को आपको पता है कौन कवर करेगा, आखिरी को कल्चरल कवर करेगा, तो ये कल्चरल दे दिया, बिल्कुल ठीक बात है। ग्लोबल इश्यूज किसके अंदर? साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं भाई, ग्लोबल इश्यूज कल्चरल एस्पेक्ट के अंदर है, सोशल एस्पेक्ट के अंदर है, और कॉग्निटिव एस्पेक्ट के अंदर है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के अंदर नहीं है। तो इसका सिर्फ पहला ही उत्तर ठीक होगा। समझ गए ना? कोई दिक्कत? आप देख रहे हो ये ग्लोबल इश्यूज कौन कौन से अंदर है? सोशल, कॉग्निटिव और कल्चरल, इन तीनों के अंदर है, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो तो अपने मोटिवेशन तक खत्म है। समझ गए? अब आप खुद देखना इसका कितने बच्चों ने सही उत्तर दिया होगा। देखो जिसने तुक्का मारा उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। लैंग्वेज थीम्स आर कवर्ड अंडर कल्चरल एस्पेक्ट, ग्लोबल इश्यूज आर कवर्ड अंडर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। बाकी ना काफी लोगों ने बेस्ड ऑन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज तब भी ठीक कर दिया होगा। तो क्या आएगा हम इसका उत्तर? ओनली 1। ठीक है, इसकी भाई, इसके चक्कर में मत पड़ जाना, पहले बता रहा हूँ। अब देख लो इसमें क्या इसने एक्सप्रेशन दे रखी है और क्या क्वेश्चन है। आप खुद अब मैच कर लो, इसने क्या बता रखा खुद देखो आप। कुछ है सेंस इसकी बात की जो इसने सॉल्यूशन दिया हुआ है? कोई सेंस नहीं इसकी बात की। पॉइंट इज क्लियर। 10th क्वेश्चन हो गया जी। वी आर लेफ्ट विद मोर 10 क्वेश्चंस। विजुअल सपोर्ट क्या है? पपेट दिखता है, बिल्कुल ठीक बात है। फ्लैश कार्ड और स्पोर्ट, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स।
तो बिल्कुल ठीक भाई, दोनों चीज है, आप सभी ने कर दिया होगा। इधर भी आप देख लो क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजुअल स्पोर्ट्स, पपेट्स, फ्लैश कार्ड्स एंड गेम्स। तो पपेट्स भी है, फ्लैश कार्ड्स भी हैं और गेम्स भी हैं, ये सारे के सारे विजुअल सपोर्ट है, विजुअल सपोर्ट है ना। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू इम्प्रूव स्टोरी टेलिंग स्किल्स। अपनी स्टोरी टेलिंग स्किल्स को आप कैसे बढ़ावा दे सकते हो, ये भी इसी पीडीएफ से पूछा गया, बट इसमें ना सच कोई रेफरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बेस्ड ऑन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आप टिक कर दोगे, इसलिए मैं रेफरेंस नहीं दिखाऊंगा, बहुत ईजी, क्योंकि हर चीज के लिए मैं आपको इतना डिपेंडेंट बना दूं, हर चीज में सोर्स दिखाना, वो आपके लिए भी ठीक नहीं है। फिजिकल फिजिकली फैमिलियर विद बुक्स एंड एग्जाम्पल्स, बिल्कुल ठीक बात है, आपकी जो पुस्तक के अंदर उदाहरण दिए हुए हैं और पुस्तक आपकी कैसी है उससे आपको रूबरू या फिर परिचित होना जरूरी है, पहली बात बिल्कुल ठीक है। और अगर आप किसी को स्टोरी सुना रहे हो तो मेक श्योर वो स्टोरी आपने पहले से पढ़ी हो, जो उसके अंदर वोकैबुलरी वो आप सभी को पता हो, जो भी आपके सामने न्यू वर्ड्स हैं उनका मतलब ढूंढ लो। ये होता है, विषय वस्तु को अच्छी तरह से जानने के लिए तथा किसी एक नए शब्द का अर्थ जानने के लिए कहानी को अच्छी तरह से पढ़ें, so as to know and understand the content well, to understand meaning of new word and reading the stories well, कि आपको पहले ही पढ़ लेनी है। इंग्लिश तो इसमें बहुत गंदी दी हुई है, इसकी इंग्लिश देखते हैं शायद ठीक मिले, है ना। बाकी तो आप समझ ही गए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। फिजिकल फेमिलियरिटी विद द बुक एंड एग्जांपल्स, रीड द स्टोरी थ्रोली, टू नो द कंटेंट वेल एंड टू नो द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, बिल्कुल ठीक बात है भाई। तो पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को आएगी नहीं, सबने इसका ठीक कर दिया होगा, बोथ 1 and 2। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टूल्स टेक्निक्स फॉर असेसिंग लर्निंग इन ईवीएस, कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स हैं। तो एसे टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, डिस्कशंस और क्विज, ये सारे के सारे हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब बोलोगे सर ये कैसे हैं, तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, अभी बता देते कहाँ पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 505 ब्लॉक 3 पेज नंबर 12, 505 ब्लॉक 3 पेज नंबर 12। देखो असेसमेंट टेक्निक्स हैं ये, ठीक है, टूल्स और टेक्निक्स है असेसमेंट की। पहली ही टेक्निक क्या है, ओरल टेक्निक। क्या है, ओरल टेक्निक। इस ओरल टेक्निक के अंदर आप देख लो, इसमें क्या क्या आता है, इसमें ओरल क्वेश्चंस आते हैं, डिबेट आता है, डिस्कशन आता है, क्विज आता है, ड्रामा आता है। तो इसमें से जो पॉइंट उठा रखे हैं वो तो ये पॉइंट है, डिस्कशन आ गया, क्विज आ गया, 2 पॉइंट तो यहीं से उठाए हैं, ठीक है, 2 पॉइंट आपके यहाँ से उठाए, अब ध्यान से देखना, ठीक है। ओरल टेक्निक, अगली टेक्निक आती है रिटन टेक्निक। रिटन टेक्निक के अंदर क्या आता है, एस्से टेस्ट, शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप। रिटन टेक्निक, ये इनके एस्से टेस्ट के बता दिए, ये फिर शॉर्ट आंसर टाइप बता दिए, ये ऑब्जेक्टिव बता दिए, ये आ गया परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बेसिकली बच्चा कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है वो चेक करते हैं बस, और कुछ नहीं है। तो एस्से टेस्ट भी आ गया, परफॉर्मेंस भी आ गया, डिस्कशन भी और क्विज भी आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो। ठीक है जी, अब तो होगी ये वाली बात, ये बार स्केड्यूल रेटिंग्स के लिए भी ज़रूरी है ये, थ्रू आउट जैसे हम पी वाई क्यूज कंप्लीट करेंगे उसमें एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लिए जाएंगे, तो हम वहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भाई। एनबीटी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैलेंस ट्रस्ट, नॉन बैलेंस ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल बायोग्राफी ट्रस्ट। देखो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर आप करोगे तो इसमें आपको एनबीटी की फुल फॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी आप उत्तर बताओ, नेशनल बुक ट्रस्ट इसका उत्तर है, अब मैंने बोल ही दिया उत्तर, नेशनल बुक ट्रस्ट। बाकी ये नेशनल बुक ट्रस्ट है क्या है नहीं, ये देखो एक बार, ये एनबीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं सीधी वही निकाल ली ताकि आपको मैं समझा सकूं। जो एनबीटी है, द नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया में एक एपेक्स बॉडी है, मतलब टॉप लेवल की बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एस्टेब्लिश किया। कौन से डिपार्टमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो पूछ लिया जाएगा अगर एनबीटी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कब लॉन्च हुआ, 1957 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, लॉन्च नहीं इस्टेब्लिश किया गया। इसका काम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनबीटी आर टू प्रोड्यूस एंड एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ गुड लिटरेचर इन इंग्लिश, हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेज। इसका बेसिकली काम है अच्छी अच्छी स्टोरी बुक्स, लिटरेचर की किताबें
चाहे इंग्लिश की हो, चाहे हिंदी की, या फिर अलग-अलग भाषाओं की लिखनी है। अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, पक्का उसके पास कोई ना कोई एनबीटी की स्टोरी बुक होगी। अगर नहीं भी तो अगर आप कहीं बुक फेयर में गए हैं तो वहाँ पे एनबीटी का अलग से स्टॉल होता है। तो एनबीटी काम ये है। प्लस जो भी लिटरेचर अवेलेबल है वो इतने महँगे प्राइस पे ना हो, वो मॉडरेट प्राइस पे हो। ठीक है? और बुक का कैटलॉग साल दर साल लेके आना, उन बुक्स को फेयर एग्जीबिशंस में लगाना और सेमिनार्स में लगाना, बस वो चीज़ है। बेसिकली इसका काम है लिटरेचर को प्रमोट करना। ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये सब कैटलॉग आ जाएगा। बाय ऑनलाइन अगर दबाओगे, मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखो, ये देख रहे हो? ये इनकी बेस्ट सेलर्स हैं। मतलब ये करते रहते हैं अपने लिटरेचर की, कोई ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, या फिर देखो इसमें ना सारी चीज़ की है। आपको कोई फ्लोकलोर की चाहिए और कहीं किसी भी मतलब टाइप की वो किताब चाहिए, आप यहाँ से ले सकते हो और रीजनेबल प्राइस पे। वर्ल्ड लिटरेचर होगी, जैसे मैंने दबा दिया वर्ल्ड लिटरेचर, तो ये एनबीटी के द्वारा सारी वर्ल्ड लिटरेचर की किताब आ जाएंगी। समझ गए? तो बस इसका ये काम है एनबीटी का। अगला भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एरिक्सन जर्नल स्टेज एंड एज रिलेटेड टू इज नॉट करेक्ट? कौन सा गलत है? तो ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, बिल्कुल ठीक बात है भाई। इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर कब आता है? जब हम बिल्कुल लाइक लास्ट स्टेज में होते हैं अपनी लाइफ के, जब हम ओल्ड स्टेज होते हैं। अगर इंटीग्रिटी आ गई तो हम विजडम प्राप्त कर जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे अपने जीवन से। और अगर हमें कुछ लगा कि ले भाई हम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, तो डिसअपियर आएगा, मतलब कि निराशा होगी। सेकंड इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी, जो कि स्कूल एज में आती है, जो कि 6 से 11 साल बिल्कुल ठीक दी हुई है। अगर बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल होगी तो कॉम्पिटेंस आएगा, और अगर नहीं हुई तो हमारे अंदर इन्फीरियरिटी आ जाएगी। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, बिल्कुल जब छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट में आती है, जो कि 0 से 1 साल बोल लो या फिर 0 से 2 साल बोल लो, बिल्कुल ठीक बात है। अगर उसने किसी पे ट्रस्ट कर लिया, फिर उसको ट्रस्ट वर्दी कोई इंसान मिल गया, तो उसके अंदर कौन सी वर्चू डेवलप होगी? वर्चू होगी होप की। और अगर नहीं हो पाए तो उसको मिसट्रस्ट होगा। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट बेसिकली आता है अर्ली चाइल्डहुड में, जब बच्चा अपने आप से खुद से कोई ना कोई कार्य करना चाह रहा है, बट अगर उसे करने दिया गया तो उसे एक पर्पस मिलेगा लाइफ में कि हाँ भाई, उसको और मन करेगा और नया से नया काम खुद करने का। और अगर उससे घर वाले हर बार टोकते रहे कि देखा मैं कर दूं मैं कर दूं, तो उसे गिल्ट होगा। ठीक है? बट इसमें क्या लिखा हुआ है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। पर्पस तो आएगा, बिल्कुल ठीक है, वर्चू ठीक है, बट जो ये है अडल्टहुड, ये गलत है। ये आएगा अर्ली चाइल्डहुड में, मतलब 2 से 6, फिर 2 से 5, जो भी आप मानना चाहो। ठीक है? अब ना जो ये थी, क्या बोलते हैं आपकी, एरिक एरिक्सन की साहब की जो स्टेज थी, ये ना एज स्पेसिफिक नहीं थी। एज स्पेसिफिक मतलब बिल्कुल करेक्ट एज नहीं थी, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में था। तो कहीं पे 6 से 11, कहीं पे 5 से 12, अलग अलग लिखा हुआ है। बट हाँ, एक जनरल जो आइडिया वो सेम ही रहेगा। उस 6 से 11 से या फिर 5 से 12 से कुछ बदल नहीं जाएगा, वो स्टेज तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, जो कि स्कूल एज है। ठीक है? लिटिल चाइल्डहुड की एज मान ली। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। लो जी, नहीं है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, अप्रोक्सीमेशन एज है। देखो भाई, 0 से 2 साल, ये ना आपको हर किताब में अलग अलग मिलेगी। वही मैंने आपको बताया कि जो ये स्टेज है ना, इसकी जो भी ये थ्योरी है, ये एज स्पेसिफिक नहीं है, ये स्टेज स्पेसिफिक है। स्टेजेस है बेसिकली, जो भी साइको सोशल क्राइसिस है वो है। एज उन्होंने बाद में और अप्रोक्सीमेशन में कहीं 0 से 1 है, कहीं जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 3 से 5 है, तो कहीं पे ये 2 से 6 दिया हुआ है। समझ पा रहे हो? तो इसकी आप चिंता मत करो, मेनली आप याद करो ट्रस्ट वर्सेस मिस्टर्स इन्फेंसी में आता है, इसको आप ऐसे याद रखो। ठीक है? इधर हो पाएगा अगर सक्सेसफुली अप्लाई होगी। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इसमें विल आएगी। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये फैमिली सॉरी पर्पस, इसमें जो वर्च्यू होगा वो पर्पस होगा। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, इसमें कॉम्पिटेंस होगा। आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, जो कि फिडिलिटी, जो कि एडोलेसेंस में होगा। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जो कि आपके अडल्टहुड में, और ये लेटर अडल्टहुड में, और लास्ट में ये ओल्ड एज में। पॉइंट इज क्लियर? आप देख पा रहे हो? मैं आपको ऊपर भी दिखा देता हूँ। ये रहा, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट हो गया है ना, और ये ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट हो गया, प्लस ये साइको इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट हो गया, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी हो गया। वही सेम चीज़ है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जो कि अर्ली एडल्टहुड में आएगा, और ये आएगा मिडिल एडल्टहुड में, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ठीक है? और ये सारी अप्रोक्सीमेट एज है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मेन इज आपको जो कंटेक्स्ट है, क्या है, कब आती है, और वर्चू क्या है। वर्चू मतलब रिजल्ट क्या है। ठीक है? तो इधर क्या आएगा? अर्ली चाइल्डहुड। तो बस ये गलत है, इसी गलत के बारे में बात करने वाले थे। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटीज दैट हेल्प टू मेक ईवीएस क्लास इंटरेस्टिंग? एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन साइलेंट पजल, बिल्कुल ठीक बात है।
आस्किंग स्टूडेंट्स टू प्रोजेक्ट देयर सराउंडिंग्स, थोड़ा सा इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, हिंदी में एक बार देख लो आप। छात्रों को अपने आसपास का परीक्षण करने तथा ईवीएस से जुड़ी चीजों की विशेषताओं पर ध्यान देने के लिए कहना, बिल्कुल ठीक बात है। अपने आसपास को देखना और ईवीएस की चीजों पर ध्यान देना है, बिल्कुल ठीक बात है। छात्रों के ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में जो, अब यहाँ पे मिसिंग है, आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट इन कॉपी आफ्टर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट बुक। तो भाई कुछ टीचर ने समझा दिया और बच्चे को लिखना पड़ेगा, तो ये एक एक्टिविटी का एग्जाम्पल नहीं है, और ये तो बच्चे के लिए, इसमें बच्चा पैसिव हो जाएगा पहली बात, तो ये तो कट ही जाएगा। आस्किंग स्टूडेंट्स टू एंगेज इन पेंटिंग, बिल्कुल ठीक बात है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, इसमें बच्चा एक्टिव रहेगा, थर्ड में बच्चा पैसिव बन जाएगा, एक्टिविटीज में बच्चा एक्टिव होता है जब भी उनको एक्टिविटीज बोले जाते हैं, तो थर्ड ऑप्शन में एस गलत हो जाएगा, तो बचेगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वट डू यू मीन बाय राइटिंग प्रोग्राम, थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, इधर लिख लो वट डू यू मीन बाय ऑथरिंग प्रोग्राम, ऑथरिंग AUTH, बाकी मैं कोई दिखा देता हूँ, रुको एक बार। 7th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, what do you mean by authoring program allows students to practice the writing skills and be proud of the presentation of their work, research on topics for project arising from story based lesson, environment where all children are welcome and help each other, a program that allows teacher to create their own practice। हिंदी में देख लो, विद्यार्थियों को अपने लेखन कौशल का अभ्यास करने और अपने काम की प्रस्तुति पर गर्व करने की अनुमति देता है, कहानी आधारित पाठों से उत्पन्न होने वाले प्रोजेक्ट कार्य के लिए विषय पर शोध, पर्यावरण जहां सभी बच्चों का स्वागत है और एक दूसरे की मदद करते हैं, एक प्रोग्राम जो शिक्षक को अपना खुद का अभ्यास बनाने की अनुमति देता है। देखो पहली बात, क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ऑथरिंग प्रोग्राम्स, ऑथर का मतलब कुछ लिखना, इस बात की क्लियरिटी होगी कि इस बुक का ऑथर कौन है, ये बुक किसने लिखी हुई है, ऑथर का। ठीक है, अब बताओ ऑथरिंग प्रोग्राम एज एन टीचर के लिए काम आएगा, स्टूडेंट के लिए काम आएगा? स्टूडेंट के पास इतनी थिंकिंग स्किल्स या फिर इतनी, मतलब ऐसा अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा कि इतनी थिंकिंग स्किल्स नहीं है, बट स्टूडेंट का मेनली काम है चीजों पे एक्ट करना। अब पहला पॉइंट आप देख लो, अलाउ स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस देयर राइटिंग स्किल्स, इसमें ऐसा बच्चा कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहा, कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहा। ऑथर कौन? जिसने कोई नई किताब लिखी हो। ऐसा थोड़ी है कि आप NIS अपनी राइटिंग में छाप दोगे तो आप उस किताब के ऑथर हो जाओगे, ऐसा तो नहीं है। तो वही तो लिखा हुआ है, अलाउ स्टूडेंट टू प्रैक्टिस देयर राइटिंग स्किल्स। आप राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या आप उसमें ऑथर बन जाओगे? नहीं। एंड बी प्राउड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ देयर वर्क, नहीं, पहला पॉइंट तो गलत। रिसर्च ऑन द टॉपिक, रिसर्च की बात, क्योंकि लिखने की बात है, ऑथरिंग की बात है। एनवायरमेंट वेयर ऑल चिल्ड्रन आर वेलकम, एंड कुछ जबरदस्ती का ऑप्शन में रखा है ये, अ प्रोग्राम डेट अलाउज टीचर टू मेक देयर ओन प्रैक्टिस, जिसमें वो खुद की प्रैक्टिस खुद ही बनाए। खुद की प्रैक्टिस मतलब बच्चों के लिए जो भी प्रैक्टिस या फिर एक्सरसाइज का काम है, बच्चों के लिए जो भी वर्कशीट वगैरह वो टीचर खुद बनाए, डेट इज कॉल्ड ऑथरिंग प्रोग्राम। पॉइंट इज क्लियर? बाकी ना ये ऑलरेडी मेंशन्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है ये, ऑथरिंग वाला 53, ये यहीं से उठाया गया है। ऑथरिंग प्रोग्राम, ऑथरिंग प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम that allows the teacher to create his or her own exercise। ठीक है, बेसिकली ये लाइन पेपर में दी हुई थी, ऑफिशियल आंसर की में हिंदी में आया, लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज में आया जो आंसर आया, बट जो ऑफिशियल पेपर है उसमें आपको ये लैंग्वेज मिलेगी, प्रोग्राम डेट अलाउज द टीचर टू क्रिएट हिज और हर ओन एक्सरसाइजेज, इट देयरफॉर अलाउज ग्रेट वर्सटैलिटी as exercise can be designed to be used with near beginners or to high level pupils। क्योंकि जो टीचर है वो अपना जो एक्सरसाइज है वो खुद बना रही है, अपनी जो वर्कशीट है वो खुद बना रही है, तो बच्चों की वर्सटैलिटी के हिसाब से बच्चों में अलग, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली वो डिजाइन कर सकती है। जो बिल्कुल शुरुआत वाले बच्चे हैं, बिगिनर बच्चे हैं, उनके लिए अलग वर्कशीट या फिर अलग एक्सरसाइज, और जो हाई लेवल बच्चे हैं उनके लिए अलग वर्कशीट या फिर अलग एक्सरसाइज। पॉइंट इज क्लियर? तो ये सिंपल सी बात थी। बाकी ये ना विदाउट इस रेफरेंस के आप भी आप कर सकते थे, क्योंकि ना ये लैंग्वेज इतनी टुच्ची थी। वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ चीजें हैं जो आप वैसी समझ लोगे ना, क्योंकि देखो ऑथर का मतलब आपको पता था, बस मैंने थोड़ा सा आपको कॉन्शियस माइंड में ला दिया कि अच्छा ऑथर ये होता है, तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। समझ पा रहे हो? एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ टास्क कौन सा कम्स अंडर विच स्टेज ऑफ PCS, प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन। बताइए कि कार्य का उद्देश्य उत्पादक कंप्यूटर क्षेत्र में किस तरह
किस चरण में के अंतर्गत आता है, तो आप सभी को पता है स्टेज 1 के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत? कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कैसे दिक्कत नहीं है मैं बताता हूँ कैसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पेज नंबर 53, हाँ ये रहा। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछेंगे ये वाला मुझे पता नहीं, दो तीन बार आ चुका है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ टास्क, यही तो पूछा हुआ है ना। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ टास्क स्टेज 1 में आएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर दूं। स्टेज 1 में देखो जितनी भी चीजें, मैक्सिमम चीजें स्टेज 1 में आएंगी। स्टेज 2 में सिर्फ आपका काम मॉनिटरिंग का है, मेक श्योर कि वो रूल्स फॉलो करे, मेक श्योर वो टास्क करता रहे, और मेक श्योर वो टास्क के बाहर ना जाए, वो अपना काम करता रहे। लास्ट स्टेज में आपका काम बेसिकली इवेल्युएट करने का, फिर जज करने का। वो आप एक बार देख लो बस, है ना। ये हमने ऑलरेडी मैं करवा दिया, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईवीएस, ये ऑफिशियल पेपर में, सॉरी ऑफिशियल जो आंसर किया उसमें हिंदी में आया है। तो ईवीएस एक संयुक्त क्षेत्र है, मतलब इंटीग्रेटेड एरिया है। इंटीग्रेटेड एरिया है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। ईवीएस के अंदर 3 सब्जेक्ट हैं, है ना। साइंस है, सोशल साइंस है, और इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, बिल्कुल ठीक बात है। ईवीएस प्रासंगिक है, ये रेलेवेंट है, बिल्कुल ठीक बात है। ईवीएस मोस्टली टेक इनटू अकाउंट थ्योरेटिकल कंसिडरेशन, नहीं भाई, इसमें तो बेसिकली थ्योरेटिकल कंसिडरेशन नहीं, हम ज्यादा प्रैक्टिकल कंसिडरेशन पे ध्यान देते हैं, ताकि बच्चा अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अपनी नॉलेज के साथ कनेक्ट कर पाए। और ईवीएस इज लर्नर फोकस्ड, बिल्कुल ठीक बात है। तो पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल ठीक है। पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल ठीक है। समझ गए, आसान सा क्वेश्चन था। लास्ट चलते हैं। ग्रुप्स ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजीज that are more task specific are cold. एक बार देख लो। ग्रुप ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजीज that are more task specific are called। अभी ना एक आपको कंसेप्ट कराऊंगा मैं, मेटा कॉग्निटिव अवेयरनेस का और कॉग्निटिव अवेयरनेस का। उससे एक तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, प्लस आने वाली शिफ्ट्स में हमारे कम से कम 4 से 5, कम से कम 4 से 5 कह रहा हूँ, वो 10 भी हो सकते हैं। इतने क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे, कम से कम 4-5 तो होने ही होने। ठीक है, तो कौन सा है ग्रुप ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजीज इट आर मोर टास्क स्पेसिफिक। तो पॉजिटिव एटीट्यूड और ड्राफ्टिंग तो कट जाएगा। अब शायद अगर आपकी कंफ्यूजन हो भी रही होगी ना, वो कॉग्निटिव में और मेटा कॉग्निटिव में हो रही होगी, वो अभी क्लियर मैं कर दूंगा आपकी। ठीक है, पेज नंबर आ जाओ 49। अब इसमें थोड़ा सा लिखने का काम आएगा, है ना, थोड़ा सा वो अब देख लेना। 44 है, सॉरी, पेज नंबर 44। ये रहा, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजीज, कि हम बेसिकली लर्न कैसे करते हैं, सीखते कैसे हैं। तो उसके लिए हमारे पास लर्निंग स्ट्रेटजीज है। देर आर 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजीज। ये ग्रुप्स हैं, क्या हैं ग्रुप्स। पहला ग्रुप है मेटा कॉग्निटिव अवेयरनेस का, और दूसरा है कॉग्निटिव का। ठीक है, पहला कौन सा है, मेटा कॉग्निटिव, दूसरा है कॉग्निटिव। अब ना आप ध्यान से सुनना, मेटा कॉग्निटिव जो चीजें होती है, मेटा कॉग्निटिव इज लाइक अ अम्ब्रेला टर्म। एक बार मैं हिंदी में देखूँ ताकि इस वर्ड को हिंदी में इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेटा संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक, ये बस चीजें वही है। तो जो मेटा कॉग्निटिव चीज है, आप मान लो बेसिकली अम्ब्रेला टर्म, जो भी चीज आप सोच रहे हो, सोच चुके हो, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप कर चुके हो, वो सारी प्रोसेसिंग, जो उसकी रेगुलेशन है, लर्निंग कैसे है, कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, वो उसकी सारी रेगुलेशन मेटा कॉग्निटिव में होती है। इनको स्किल्स बोल लो, इसको अवेयरनेस बोल लो, आपकी मर्जी है। मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस बोल लो, मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी बोल लो, कुछ भी बोल लो आप। ठीक है, कहने का मतलब ये, मेटाकॉग्निटिव इज अ अम्ब्रेला टर्म। आप कोई भी टास्क करो, आप कुछ भी करो, उसमें मेटाकॉग्निटिव चीजें इन्वॉल्व होंगी ही होंगी। मेटाकॉग्निटिव चीज होती क्या है, जो आपकी लर्निंग को रेगुलेट करे, कि आप सही कर रहे हो, प्लानिंग, उसकी प्लानिंग अभी देखेंगे, उसके अंदर कोई चीजें आएंगी, मतलब कुछ पॉइंट्स आएंगे, वो देखेंगे क्या होते हैं। तो दे आर 2 मेजर ग्रुप्स, दोज दैट आर मोर जनरलाइज्ड एंड यूज्ड टू रेगुलेट लर्निंग, उन्हें हम कहते हैं मेटाकॉग्निटिव। जब हम किसी एक पर्टिकुलर टास्क पे, जब हम किसी एक पर्टिकुलर टास्क पे, जब अपनी कोई भी स्किल का इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी भी अपनी क्या बोलते हैं स्पेसिफिक टास्क पे कोई भी कॉग्निटिव स्किल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारी होती है कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। दोज दैट आर मोर टास्क स्पेसिफिक, उन्हें हम कहते हैं कॉग्निटिव। जो ज्यादा टास्क स्पेसिफिक होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव स्किल्स बोल लो, वही बात है, कॉग्निटिव स्किल्स बोलो, कॉग्निटिव अवेयरनेस बोलो, अवेयरनेस तो नहीं बोलेंगे, बट कॉग्निटिव स्किल्स बोल लो, या फिर कॉग्निटिव स्ट्रेटजी बोल लो, लर्निंग स्ट्रेटजी।
those that are more task specific involves actually manipulating the subject to be learned. इसको हम समझेंगे, चिंता मत करना. Combination of metacognitive and cognitive strategy training is particularly effective in helping learners how to learn and to be able to transfer strategies to other tasks. तो बेसिकली अगर आप दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, दोनों ही लर्निंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करोगे, तो जो आपकी लर्निंग है वो इफेक्टिव होगी, बहुत अच्छी होगी. अगर आप मेटाकॉग्निटिव लर्निंग का स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करो, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी दोनों का इस्तेमाल करोगे, तो जो आपकी लर्निंग होगी वो बहुत अच्छे तरीके से होगी. क्यों? क्योंकि पहले के थ्रू आप अपनी जो लर्निंग है उसको रेगुलेट कर पाओगे, उसको समझ पाओगे, और दूसरी के थ्रू जो भी उसमें स्किल्स रिक्वायर्ड है उसको आप उन स्किल्स को अप्लाई कर पाओगे. पॉइंट इज क्लियर? अब देखो, अगर आपके पास मेटा कॉग्निटिव स्किल्स की रिक्वायरमेंट की कमी है, अगर आपके पास मेटा कॉग्निटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी नहीं है, तो उससे होगा क्या? जो मेन चीज आपकी लर्निंग को रेगुलेट कर रही थी वो हट जाएगी. मतलब अब आपको खुले सांड, आपको नहीं पता आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके गलत है, आपको पता ही लगेगा, है ना? क्योंकि जो रेगुलेट कर रही थी आपकी थिंकिंग को वो हटी गई. तो वही लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स विदाउट मेटाकॉग्निटिव अप्रोचेस आर एसेंशियली लर्नर्स विदाउट डायरेक्शन एंड द एबिलिटी टू रिव्यू देयर प्रोग्रेस. वो नहीं समझ पाते, खुद की प्रोग्रेस भी नहीं समझ पाएंगे. मतलब बेसिकली वो खुद की फ्यूचर लर्निंग डायरेक्शंस, खुद के बारे में, खुद की अकम्पलिशमेंट, खुद के असेसमेंट समझ ही नहीं पाएंगे. वो बेसिकली खुला सांडा है, वो बस भागते रहेंगे, उन्हें कुछ पता ही नहीं है क्या है, क्या है नहीं, क्या नहीं. पॉइंट इज क्लियर? जिनके पास मेटाकॉग्निटिव अप्रोच नहीं होगी. अब एक है ओ मेले. कौन है? ओ मेले. ओ मेले एटल. इन्होंने इसी सेम चीज को लैंग्वेज लर्निंग पे अप्लाई कर दिया, और उन्होंने एक और कैटेगरी बना दी. पहले दो कैटेगरी थी, मेटाकॉग्निटिव और कॉग्निटिव. अब इन्होंने इसके अंदर एक और लर्निंग स्ट्रेटेजी बना दी, खासकर लैंग्वेज लर्निंग के लिए, जो कि सोशियो अफेक्टिव स्ट्रेटेजीज. कौन सी? सोशियो अफेक्टिव स्ट्रेटेजीज. क्या है? that are used by learners to involve themselves in social and group activities in order to expose themselves to language input. कहने का मतलब ये, सोशल इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज कब काम आएंगी? जब एज अ लर्नर हम ट्राई करेंगे किसी ग्रुप में इन्वॉल्व होने का, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का, ताकि हम वहां से लैंग्वेज सीख सकें. ठीक है? इसको अभी हम दिखा दूंगा, मैं दिखा दूंगा, हम क्या दिखा दूंगा, मैं दिखा दूंगा. मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज, दीज इंक्लूड थिंकिंग अबाउट लर्निंग, कि लर्निंग कैसे हो रही है, वो हम बात कर चुके हैं. मेटाकॉग्निटिव होती क्या है? अपनी कॉग्निशन के बारे में, अपनी लर्निंग के बारे में थिंकिंग, कि मेरी लर्निंग कैसे होती है, जब आपको पता हो. तो मैंने बताया एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर प्लानिंग, मॉनिटरिंग, खुद के बारे में इवेल्युएशन, खुद की चीजों के ऊपर रिफ्लेक्शन, क्वेश्चनिंग, हाइपोथेसाइजिंग, कंपेयरिंग, सब कुछ शामिल होता है. सब कुछ शामिल होता है. तो इसमें पहला प्रोसेस लिख लो, मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज के अंदर पहला प्रोसेस, क्योंकि ग्रुप ऑफ लर्निंग स्ट्रेटेजीज है, तो इसमें पहला है प्लानिंग लर्निंग. आपको कोई, देखो ये तो सिर्फ ना इंग्लिश के कंटेक्स्ट में, मैं आपको ओवरऑल कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ. एक बिल्कुल असर, यार क्या चक्कर है, तो इसको ऐसे ही कर लेता हूँ, है ना, गिरने दो इसको, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है. मैं आपको ओवरऑल रूप में बता रहा हूँ, मैं आपको इंग्लिश के कंटेक्स्ट, क्योंकि ये बुक इंग्लिश के कंटेक्स्ट में, बट मैं आपको ओवरऑल रूप में बता रहा हूँ. प्लानिंग लर्निंग, आप जब कोई भी काम करने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी ने बोला बेटा ये कूड़ा उठा के यहां से वहां रखना है. ठीक है? अब देखो, अगर आपके लिए टास्क नया है, अगर आपके लिए टास्क नया है, तो शायद आपको कॉन्शियस रूप से बहुत प्लानिंग की, बहुत थिंकिंग की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है. तो यहां पे मैं वही ले रहा हूं कि आपको पहली बार मम्मी ने टास्क दिया है कि बेटा यहां से कूड़ा उठा के वहां रखना है या फिर वहां फेंकना है, पहली बार. तो जब भी आप कोई टास्क करोगे पहली बार, आपको कॉन्शियसली उसके बारे में सोचना पड़ेगा. तो प्लानिंग लर्निंग, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी. उसके बाद हाइपोथेसाइजिंग, आपने प्लानिंग कर ली है कि हाँ भाई मुझे ऐसे ऐसे करना है. अब आपको उसकी हाइपोथेसिस या फिर एक बेसिक सेट ऑफ एग्जांपल बनाना है कि हाँ, क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या मैं ये कर सकता हूं. हाइपोथेसिस बनानी है. पॉइंट इज क्लियर? क्या आप ये कर सकते हो? ठीक है भाई, चलो आगे. अगला पॉइंट है कंपेयरिंग. अब क्या करना है? अपने काम को, जो भी आपने काम किया, उसके डिफरेंसेस और उसकी सिमिलैरिटीज मैच करनी है, कंपेयर करनी है. ठीक है? बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, इसमें जो लिखा हुआ कंटेक्स्ट उस पर मत जाना. सेल्फ क्वेश्चनिंग, आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है बेसिकली, कि क्या तूने जो काम किया वो सही किया है कि नहीं किया. सेल्फ असेसमेंट, भाई खुद की असेसमेंट लेनी है, भाई कितने अच्छे तरीके से तूने काम कर दिया. सेल्फ करेक्शन, अगर कुछ गलती हुई है, अगर तुझे कुछ लगा है कि हाँ भाई तेरे कुछ काम में गलती है, तो उसको आप सेल्फ करेक्ट कर लो. रिव्यूइंग, खुद के काम को रिव्यू कर लो.
और सिलेक्टिंग एक्टिविटीज। टाइम टू टाइम अपने इस मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को और बढ़ाने के लिए, एलिबरेट करने के लिए आप अलग अलग एक्टिविटीज का सहारा ले सकते हो। मेन पॉइंट इज, मैंने मेरा काम ये समझाने का था, आपको कुछ नहीं करना। मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज के अंदर ये पॉइंट लिखने हैं: प्लानिंग, लर्निंग, हाइपोथेसाइजिंग, कंपेयरिंग, सेल्फ क्वेश्चनिंग, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ करेक्शन, रिव्यूइंग और सिलेक्टिंग एक्टिविटीज। बस ये लिखना है। कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज वो स्ट्रेटेजीज हैं जो हम किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे अभी आपने शायद कूड़ा उठाने की बात करी गई, या फिर इसको थोड़ा सा मैं अभी कंटेक्स्ट में चेंज कर दूं, क्योंकि यहाँ कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया, क्योंकि कूड़ा आप उठाओगे तो मेनली वहां पे आपकी मोटर स्किल्स की रिक्वायरमेंट लगेंगी। तो फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ चीज याद करनी है, आपको कोई चीज याद करनी है, आपको मैंने 10 वर्ड्स दे दिए: मैथ, कार, बाइक, वेजिटेबल, ड्रिंक, एप्पल। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उनको ना क्लासीफाई करके आसानी से याद कर सकते हो कि भाई इन 10 वर्ड में 2 सब्जेक्ट हैं, 3 आपके ट्रांसपोर्ट के नाम है, 2 वेजिटेबल्स के नाम है और 2 फ्रूट्स के नाम है। तो इसकी तरीके से ना आप क्लासीफाई करके उनको याद कर सकते हो। साथ में आप ऑडियो विजुअल क्लूज का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपकी जो लर्निंग है उसका और मीनिंगफुल इंपैक्ट बन पाए। पॉइंट इज क्लियर। प्रिडिक्टिंग मतलब कि टेक्स्ट में क्या चल रहा है वो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, क्या होने वाला है कहानी में, कोई आपको कहानी सुना रहा है कि चोर भागा, अब चोर थक गया है, उसके पुलिस आ रही है, चोर के पास आगे जीने जगह जगह जाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके उस चीजों का कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। रिस्क टेकिंग क्या बोल रहा हूँ, रिस्क टेकिंग भी एक कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी है, जिसमें देखो टीचर आपका कब तक साथ देगा या फिर पेरेंट्स आपका कब तक साथ देंगे, तो आपको अपने खुद के दम पर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। यूजिंग रेफरेंस मटेरियल, आप रेफरेंस मटेरियल्स, बुक, डिक्शनरीज वगैरह इन सब का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं लिखना इसमें सच अलग से, आपको क्या लिखना है, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, उसके अंदर पहला क्लासिफाइंग, दूसरा यूजिंग यूजिंग विजुअल ऑडियो क्लूज, थर्ड प्रिडिक्टिंग, फोर्थ रिस्क टेकिंग एंड फिफ्थ यूजिंग रेफरेंस मटेरियल। बस आपको ये लिखना है और कुछ नहीं लिखना है इसके अंदर। ठीक है, अब आ गया ये वाला सोशो इफेक्टिव स्ट्रेटजीज जो ओ मेलन साहब ने दी थी, कि ये जनरली कब डेवलप होती हैं, जब बच्चा कोलैबोरेट करता है, कॉपरेशन में काम करता है दूसरे बच्चों के साथ। बस ये बात है, बेसिकली ग्रुप वर्क, प्रोजेक्ट वर्क जब भी करेगा तब ये सोशो इफेक्टिव स्ट्रेटजीज उसके अंदर डेवलप हो जाएंगी। पॉइंट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रुप ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजीज दैट आर मोर टास्क स्पेसिफिक है मोर। क्यों? क्योंकि जो मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज है ये तो जनरलाइज्ड इन नेचर होती है। क्यों? क्योंकि ये तो एक अम्ब्रेला टर्म है, ये तो लर्निंग को बस रेगुलेट करती है। देखो भाई, 100% अगर मैं इस क्लास में बैठा हूं तो मैंने कोई ना कोई मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया होगा। भाई जब जब आपकी थिंकिंग होगी, तब तक मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी काम करेगी। और जब कोई टास्क स्पेसिफिक होगी, जब आपकी कॉग्निटिव, बेसिकली किसी भी काम में आप जानो या ना जानो, आपकी दोनों ही मेटा कॉग्निटिव और कॉग्निटिव चीजें चल रही होती है। पॉइंट इज क्लियर। सिंपल सी बात है, मेटाकॉग्निटिव काम ही क्या है, लर्निंग को रेगुलेट करना। ठीक है, तो क्या बोला हुआ यहाँ पे, डेट आर मोर टास्क स्पेसिफिक, तो कौन सी कॉग्निटिव, मेटाकॉग्निटिव कौन सी है, जो कि जनरलाइज्ड इन नेचर है और लर्निंग को रेगुलेट करती है। तो ये जो बिल्कुल प्रॉपर लाइन है वो इसी पेज से उठाई गई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा, लर्निंग स्ट्रेटजीज डेट आर मोर टास्क स्पेसिफिक, तो कौन सी होती है भाई, कॉग्निटिव। और आ जाए, लर्निंग स्ट्रेटजीज दैट आर मोर जनरलाइज्ड एंड यूज्ड टू रेगुलेट लर्निंग आर मेटाकॉग्निटिव। पॉइंट इज क्लियर, कोई दिक्कत? तो इसका क्या है, कॉग्निटिव। ऑफिशियल आंसर की में भी इसका कॉग्निटिव ही दिया हुआ है। पॉइंट इज क्लियर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, समझ गए? ठीक है भाई दोस्तों, क्लास आपको बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छी लगी, ये मुझे पता लग गया। पर ना, मुझे पता लगने से कुछ नहीं होगा, एक बार आप कमेंट कर देना। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट है, इसको बना लो। अगर यहाँ तक पहुंचे हो भाई, सर को बतानी है हमें क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, सुंदर लगी है, सुडोल लगी, कैसी लगी है। ठीक है, अब हम डिसिप्लिन 4 खत्म कर चुके हैं, अगली क्लास में हम डिसिप्लिन 5 खत्म करेंगे। और होप्स आपको क्लास लेने में मजा आ रहा होगा, क्लासेस में नया कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। ऐसे ही हम करते करते बाकी सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपसे मिलते हैं कल एक नए डिसिप्लिन 5 के साथ।
नया तो क्या है, इसी का डिसिप्लिन 5 है, जिसमें से हम डिसिप्लिन 5 बहुत आसान होने वाला है। इसमें बेसिकली 500 और 510 का मटेरियल रहता है और सब कुछ आसान है। ठीक है, तो हमसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। राम राम सभी को, आप सभी को राम राम।